अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हमने यूनिट 5 के टॉपिक्स पढ़ने हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक्स हैं। और एक टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड सेकंड इज़ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ बायो एनर्जेटिक्स इज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ फ्रॉम चैप्टर 23 फ्रॉम सेकेंड ईयर। तो पहले हम बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से स्टडी करेंगे। ये सिलेबस है, देख सकते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, पीसीआर एंड जेल लाइक प्रोसेस एंड डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, then photosynthetic pigments from bioenergetics, absorption and action spectra, light dependent and light independent reactions, cellular respiration, anaerobic respiration। अच्छा, अजान हो रही है तो मैं इसके बाद से स्टार्ट करता हूँ। खत्म हो गया तो सबसे पहले टॉपिक्स हैं जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स दैट प्ले क्रूशियल रोल ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में दो बड़े पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड्स। अगर हम क्लोरोफिल्स को स्टडी दो ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और इसी तरीके से कैरोटीनॉइड्स को अगर आप देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं, कैरोटीन्स जिनका कलर रेड टू ऑरेंज यानी रेड भी हो सकता है दिखने में और ऑरेंज भी हो सकता है। ज़ैंथोफिल भी इसी तरीके से येलो भी हो सकते हैं और ऑरेंज भी हो सकते हैं। अब हम वापस आते हैं क्लोरोफिल पे। अगर यूकैरियोट्स में इसको हम स्टडी करें तो चार टाइप्स के लिखे हुए हैं बुक ने, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। ये बी लिखा गया है यहाँ पे। तो चार टाइप्स के क्लोरोफिल्स हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्लोरोफिल्स होते हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल्स ऑफ यूकैरियोट्स। और बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल हैं उनको हम नाम देते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। वो मेम्ब्रेन और बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होता, उसमें थैलाकाइड मेम्ब्रेन नहीं होती, थैलाकाइड लाइक मेम्ब्रेन होती है। सो नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज हेड एंड दैट इज टेल। सो हेड इज एक्चुअली अ porphyrin ring. This one is and it is made of 4 pyrrole rings। 4 इसके अंदर pyrrole rings होते हैं, 1 2 3 4 जब बड़े रिंग्स होते हैं। और आप उसमें देख सकते हैं कि सेंटर में मैग्नीशियम एटम है। मैग्नीशियम एटम जो है वो हर पायरोल के नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अब हेड की 4 प्रॉपर्टीज है क्लोरोफिल के हेड की। ये फ्लैट होता है दिखने में, स्क्वायर डब्बे की फॉर्म में होता है, हाइड्रोफिलिक है यानी कि ये वाटर लविंग है, पानी के अंदर मिक्स हो सकता है, और ये लाइट एब्जॉर्बिंग है। उसके बाद बच्चों टेल है। टेल के अंदर फाइटोल है, रिंग नहीं है, फाइटोल है। फाइटोल चेन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C20H39। और इसके भी 4 फीचर्स बुक में लिखे हैं कि इट इज लॉन्ग, आप लिख सकते हो,
हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर लविंग नहीं है, हाइड्रोकार्बन यानी कि इसमें देख सकते हो बहुत सारे मिथाइल ग्रुप हैं, और एंकरिंग। एंकरिंग से क्या मुराद है कि ये जो टेल का पार्ट है ये हेड वाले पोर्शन को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एंकर करता है, उसको जैसे ट्रीज को रूट्स एंकर करते हैं इसी तरह से हेड को टेल एंकर करती है इनटू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। और फिर उसका है कि कलर कौन कौन से अब्जॉर्ब होता है। क्लोरोफिल्स मेनली वायलेट ब्लू अब्जॉर्ब करते हैं और ऑरेंज रेड वेवलेंस को अब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ग्रीन येलो इंडिगो वेवलेंस हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होती, बहुत कम लीस्ट अब्जॉर्ब होती हैं, वो या तो ट्रांसमिट हो जाती हैं या वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दो तरह के पिगमेंट्स हैं, प्राइमरी पिगमेंट्स एंड एसेसरी पिगमेंट्स। प्राइमरी पिगमेंट्स वो होते हैं जिनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, एसेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जिनके बगैर हो सकता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। प्राइमरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए है, एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी और कैरोटिनाइड्स हैं। और कैरोटिनाइड्स को आप इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो येलो एंड रेड टू ऑरेंज, यानी कि ये रेड टू ऑरेंज हो सकते हैं या येलो टू ऑरेंज हो सकते हैं, और इनका काम है कि ये वायलेट ब्लू वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं और ये लाइट के स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन करते हैं। जो क्लोरोफिल लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके मुकाबले तो ये भी लाइट अब्जॉर्ब करेंगे तो ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो जाता है। और इनमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कि लाइट कैरोटिनॉइड्स अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से क्लोरोफिल बी को भेजते हैं, फिर ये क्लोरोफिल ए को भेजते हैं। और इस तरीके से एक तो ये एनर्जी का स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर रहे हैं, दूसरा ये क्लोरोफिल को हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से बचाते हैं। अगर कैरोटिनॉइड्स ना और सारी लाइट क्लोरोफिल ए को अब्जॉर्ब करनी पड़े या बी को करनी पड़े तो वो डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह के कुछ कैरोटिनॉइड्स होते हैं गाजर से, कैरोटीन आपने याद रखना है, वो अगर हम इनटेक करें तो उससे हमारी आईज जो है वो सनलाइट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे बचाए। अब क्लोरोफिल ए और बी का यहाँ पे कंपैरिजन मौजूद है। क्लोरोफिल ए में फंक्शनल ग्रुप मेथाइल ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल CH2 है। क्लोरोफिल ए का मोलेकुलर फार्मूला है C55H72O5N4 एंड मैग्नीशियम आयन। क्लोरोफिल बी का मोलेकुलर फार्मूला C55H70O6N4 एंड Mg। तो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का नंबर सेम है, ए और बी में फर्क आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का, ठीक है, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएंगे। क्लोरोफिल ए आर ब्लू ग्रीन इन कलर एंड क्लोरोफिल बी आर येलो ग्रीन कलर, यानी ये दिखते कैसे हैं एक्चुअली, लाइट अब्जॉर्ब करने वाली बात नहीं कि नजर कैसे आते हैं। क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए की सेवरल फॉर्म्स हैं, यानी कि कुल एक फॉर्म है जो 670 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब करती है, एक है जो 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करती है, एक 690 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करती है और एक 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल में एक ही फॉर्म है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद नहीं है। फिर है जी अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? इट इज अ ग्राफ प्लॉटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय डिफरेंट पिगमेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो जो लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स को डिफरेंटली अब्जॉर्ब करते हैं, वो जो ग्राफ हमें हासिल होता है इसको बोलते हैं एक्शन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप हासिल कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। और अगर आप अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें वेवलेंथ विजिबल लाइट का तो हमें नजर आता है कि ब्लू और रेड पार्ट्स में पीक नजर आती है, यानी कि 430 नैनोमीटर पे ब्लू रेंज है तो वहाँ पीक नजर आएगी, और जो 670 नैनोमीटर है वो रेड की रेंज में वेवलेंथ आती है तो वहाँ पे पीक नजर आएगी। अब जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें जो पीक्स हैं वो नैरो हैं और वैली जो होती है वो ब्रॉडर होती है। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके अंदर इस पार्ट को ओपन किया जाता है और इसके अंदर जो हम चीज़ रखते हैं उसको बोलते हैं क्यूबिट, ग्लास भी हो सकती है, वो दूसरी क्यूबिट भी हो सकती है, और उसके अंदर सोल्यूशन डाल के रखा जाता है और इधर से इसकी कैलिब्रेशन की जाती है। फिर है बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? द ग्राफ शोइंग द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ये जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं हर एक की एबिलिटी लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए एक जैसी नहीं होती। सॉरी ये इसमें मिस्टेक हो गई है, ये एक्चुअली एक्शंस, आई एम सॉरी ये गड़बड़ हो गई क्योंकि नहीं आइडिया हुआ। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? द ग्राफ शोइंग द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहाँ तक ठीक है, टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देख रहे थे कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब कैसे करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जब वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद
जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को चलाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 7 कलर्स हैं, 7 में से ब्लू और रेड इसमें ज़्यादा तेज अच्छी होती है फोटोसिंथेसिस, बाकियों में थोड़ी सी कम होती है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये एक्चुअली जो रिलेटिव एबिलिटी है डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट की, जो इनको डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, वो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को आगे रन करते हैं, ये एक्चुअली क्या कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। TW एंगलमैन ये आपने याद रखना है, इसने जर्मन साइंटिस्ट ऐसे सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। और कब, जब वो स्पायरोजेरा जो फिलामेंटस ग्रीन एल्जिस पे काम कर रहा था और इसने एरोबिक बैक्टीरिया को भी यूज़ किया। इसमें ये समझने की चीज़ है एक्चुअली इसने किया क्या कि जो प्रिज्म होता है जिस पर आप विजिबल लाइट डालें तो 7 डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं, उसके थ्रू इसने लाइट डाली इस स्पायरोजेरा के ऊपर, ज़ाहिर है इसको फोटोसिंथेसिस करनी थी। तो इसने देखा कि जो 7 कलर नजर आए उसमें ब्लू और रेड में की तरफ एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा थे। उसकी वजह क्या है कि देखिए जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो ब्लू और रेड वाली एरिया के अंदर ज़्यादा इसको एरोबिक बैक्टीरिया नजर आए। तो इसने वहाँ से कंक्लूड किया कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट हैं उनकी रिलेटिव एबिलिटी फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में एक जैसी नहीं है। ये 2 ग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये एक्शन स्पेक्ट्रम। तो आप देखो कि यहाँ पे पीक्स जो है वो नैरो हैं, यहाँ पे पीक जो है वो ब्रॉडर है, यहाँ पे वैली जो डीप है, यहाँ पे वैली डीप नहीं है। तो ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी शो हुआ है और एक और इसमें कलर आता है जिन्होंने नहीं शो किया वो कैरोटीनॉइड्स के लिए कलर आता है। तो रेड के अंदर पीक ज़्यादा है और ब्लू के अंदर पीक ज़्यादा है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या था, प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपोनेंट्स, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं उनमें एनर्जी कम होती है, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं, किसके, कार्बन के, जैसे कि एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेनली वाटर। हम मेनली वाटर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो वाटर को यूज नहीं करते, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एंड दे आर रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो जाएंगे और एनर्जी पुअर से एनर्जी रिच हो जाएंगे और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हो जाएंगे, यूजिंग द लाइट एनर्जी दैट इज अब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये इक्वेशन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये रिडक्शन, ठीक है, और वाटर में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल गई, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगी, ये ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ बुक ने समझाने के लिए एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के 2 टाइप्स हैं, 2 रिएक्शन उसको डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शंस का कंपैरिजन है कि ये लाइट को डायरेक्टली यूज करते हैं, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शंस के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हो सकता है। शर्त क्या है कि इसको करने के लिए चीजें मौजूद होनी चाहिए, और कौन सी चीजें, 2 चीजें, ATP एंड NADPH। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और ATP जो कि रिड्यूसिंग पावर है और NADPH जो कि ATP जो कि एसिमिलेटिंग पावर है और NADPH जो कि रिड्यूसिंग पावर है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और जो डार्क रिएक्शन है वो रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। शर्त क्या है कि ATP और NADPH तो अवेलेबल हो। लाइट रिएक्शन में ATP केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि NADPH2 जो है वो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्रोवाइड करता है। डार्क रिएक्शंस के अंदर शुगर मॉलिक्यूल बनता है ATP और NADPH को यूज करके, तो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये एक ओवरव्यू है, बुक से ही मैंने लिया है इसको। लाइट रिएक्शंस हैं, फोटो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, लाइट पड़ रही है, ATP NADPH बन रहा है, वो दोनों कैल्विन साइकिल में शुगर बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो गए और रिड्यूस होने के लिए दोबारा लाइट रिएक्शंस के अंदर आ रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च और स्टोरेज फॉर्म में जा रही है, जबकि इससे अमाइनो एसिड बन रहा है, फैटी एसिड बन रहा है या सुक्रोज बन रहा है ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो पहले जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिनको लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, और इसमें 2 चीज़ें हम देख रहे हैं, एक फोटो सिस्टम है और फॉस्फोरिलेशन है। फोटो सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है, एक
रिएक्शन सेंटर है फॉस्फोरिलेशन कहते हैं एक्चुअली एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन चूंकि मोस्टली केसेस में फॉस्फेट ऐड करने से एटीपी बनता है तो जनरल टर्म में हम कहते हैं कि फॉस्फोरिलेशन मींस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसमें नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक है। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल बी है और कैरोटेनॉइड्स हैं। ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस लाइट एनर्जी को चैनल करते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए है, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जैसे भी पढ़ेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वगैरह। अब फिर फोटो सिस्टम की दो टाइप्स हैं, फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम जो 2 है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है। फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है। और पता नहीं मिस्टेक्स भी हो जा रहे हैं, तो खैर ही करे। ये एक विजुअल है, डायग्राम बताई गई है कि फोटोन आता है, वो इस तरह से एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। अब देखेंगे इस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर होती है। फोटो सिस्टम के अंदर एक्चुअली होता ही है कि जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो ग्रुप्स के अंदर, क्लस्टर्स के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, जिनको फोटो सिस्टम कहते हैं। फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसे जी स्कीम कहा जाता है। जी स्कीम इसलिए बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, जेड की शेप में नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मैनर में मूव करते हैं, आगे बताता हूँ कैसे। अब देखिए ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 में एनर्जी लेवल ज्यादा है इसलिए ये नीचे बना रहा है, इसमें 1 में एनर्जी लेवल कम है तो ऊपर बना रहा है। अब वो क्या रहा है कि सनलाइट आती है, सनलाइट पड़ेगी, लाइट पड़ रही है, फोटोन टकरा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ते हैं और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चले जाते हैं। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह को छोड़ देंगे, जगह छोड़ने से मुराद ये कि वो हायर शेल में चले जाएंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन होल फिल करना जरूरी है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो इसलिए फिर उसमें एबिलिटी है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन होल को फिल करना जरूरी है, तो यहाँ पे रिएक्शन होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में एक एंजाइम है जो कि फोटो सिस्टम 2 के साथ अटैच होता है, वो वाटर को तोड़ता है 2 प्रोटॉन्स में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रॉन्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देते हैं। ये एटॉमिक ऑक्सीजन एक और एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीजन बनाती है, एयर में आ जाती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, वैसे तो हजारों लाखों मूव करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए शो किया है कि एक NADPH बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वहां से ये चले जाएंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन आगे प्लास्टोक्विनोन के पास, ये एक लिपिड है, अब ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन चले गए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। अब जब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रिड्यूस। अब जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड और प्लास्टोसाइनिन हो जाएगा रिड्यूस्ड। और प्लास्टोसाइनिन एक्चुअली क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। साइनिन का मतलब, साइनिन से मुराद कॉपर है और हीन से मुराद आयरन है। अब बुक ने ये शो किया कि यहाँ पे एटीपी बनती है, एक्चुअली एटीपी यहाँ पे नहीं बनती, इन रिएक्शंस की वजह से एटीपी बनती है। तो ये जो डायग्राम है, ये एक्चुअल असल डायग्राम नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको समझ आ रहा है। अच्छा, अब जो लाइट पड़ेगी 680 पे तो वो 700 वाले में तो पड़ेगी ना। जब इधर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। इस फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल को तो वाटर से फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर वाटर को यूज नहीं किया जाता। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होल फिल हुआ है वो उन इलेक्ट्रॉन से फिल होगा जो कि फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होते हैं। खैर, फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहाँ से जाएंगे पैराडॉक्सिन के पास, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, और इससे जाएंगे NADP रिडक्टेज के पास। अब ये एंजाइम है, नाम से जाहिर है कि ये NADP प्लस रिडक्टेज है। ये NADP प्लस को रिडक्टेज को रिड्यूस, ये एंजाइम NADP प्लस को रिड्यूस करके क्या बना देगा, NADPH के। देखें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, NADP प्लस यूज हो रहा है, 2 प्रोटॉन यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, और उससे NADPH बन रहा है, या NADPH2 भी कहते हैं, या उसे NADPH H प्लस भी कहते हैं। ये समझाने के लिए कोशिश की है कि ये लिखा है। देखिए NADP प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या बन गया NADP
अब पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह गया और अभी तक 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स यूज नहीं हुए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये एक प्रोटॉन यहां से इसके पास जाएगा, ये क्या बन जाएगा NADPH पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही पड़ा हुआ था, अब एक प्रोटॉन रह गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया था वो यहां चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा NADPH प्लस H प्लस, या इसको NADPH2 भी कह सकते हैं और इसको NADPH भी कह सकते हैं, यानी तीनों चीजें इसके लिए यूज। फिर बच्चों साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्यों होती है कि जब देखें आप केल्विन साइकिल में पढ़ोगे कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 9 ATP यूज होते हैं और 6 NADPH2 यूज होते हैं, तो हर साइकिल में ATP ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं NADPH के मुकाबले में, तो अल्टीमेटली क्या होगा ATP कम हो जाएंगे, NADPH थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो जब NADPH ज्यादा हो जाए और ATP कम हो जाए तो उस लॉस को पूरा करने के लिए नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को खत्म किया जाता है और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन शुरू होती है। उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा, वो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फेराडॉक्सिन के पास जाएगा, लेकिन फेराडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएगा, बल्कि डबल एरो इसलिए लगाया है कि इस तरफ आ जाएगा। फेराडॉक्सिन से ये आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसायनिन, फिर ये इस तरीके से। जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन साइकिल में फ्लो करेंगे तो उससे क्या होगा जी कि इनकी एनर्जी को यूज किया जाएगा और केमियोसिस में यूज किया जाता है। वो अभी हम पढ़ते हैं कि इनकी एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है। तो ये बन जाता है साइक्लिक वे। कंपैरिजन है फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, साइक्लिक में सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। इसमें ATP, NADPH और ऑक्सीजन 3 प्रोडक्ट्स हैं, साइक्लिक में सिर्फ ATP प्रोड्यूस होती है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल नहीं होते, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल होते हैं। साइक्लिक वे में रिसाइकल से मुराद है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉर्मली होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्पेशल कंडीशन में होता है, वो भी बता दिया। नॉन फॉस्फोरिलेशन ज्यादा बड़ा प्रोसेस है तो ज्यादा टाइम लेगा, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन छोटा प्रोसेस है तो ज्यादा टाइम नहीं लेता, कम टाइम लेता है। नेक्स्ट इज केमियोस्मोसिस। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस दैट यूज मेम्ब्रेन्स टू कपल रिडॉक्स रिएक्शंस टू प्रोड्यूस ATP, यानी ऐसा प्रोसेस जो मेम्ब्रेन्स और रिडॉक्स रिएक्शंस को आपस में जोड़ देता है और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करता है जी ATP। ठीक है, पहले इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। होता यह है कि प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकाइड ल्यूमन या थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस। ठीक है, किसकी एनर्जी यूज करके? उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज करके जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई स्ट्रोमा के मुकाबले में, तो ये प्रोटॉन्स फिर अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करते हैं, यानी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करके आते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और किस में से गुजरते हैं? ATP सिंथेज में से। ATP सिंथेज क्या करता है कि इसमें से जो एनर्जी मौजूद है उसको ये यूटिलाइज करता है, यानी इन प्रोटॉन्स में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ से आई थी? फोटॉन्स है, यानी सनलाइट से। तो उस एनर्जी को यूज करके ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करता है और ATP बना देता है। अब चूंकि इसमें केमिकल यूज होते हैं, केमिकल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को केमिओस्मोसिस कहा जाता है। अब ये बुक की डायग्राम है, एक्चुअली इस तरीके से ये लगे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे जो नॉन साइक्लिक है उसमें क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोकोनोन, प्लास्टोकोनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायनिन, फिर फोटो सिस्टम 1, फिर फेराडॉक्सिन, फिर NADP। तो अब यहाँ पे जिग जैग मैनर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसलिए इसे जी स्कीम कहा जाता है। तो ये तो था जी नॉन साइक्लिक पाथवे। अब साइक्लिक पाथवे में क्या होता है कि ये है फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे बल्कि वो चले जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये इस तरीके से साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। अब होता क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं जो वाटर से टूट के आए थे। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी को लूज करता है। तो सेल क्या करता है, इसकी एनर्जी को जाया नहीं होने देता बल्कि इसकी एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकाइड ल्यूमन। अब ये देखो, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन, ये पूरी थैलाकाइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान की जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन। तो प्रोटॉन ल्यूमन में आ गया। अब ल्यूमन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन के अलॉन्ग मूव करेगा, यानी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से आएगा टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी ल्यूमन से वापस आएगा स्ट्रोमा में, किसके थ्रू? ATP सिंथेज के थ्रू। तो ATP सिंथेज क्या करता है, प्रोटॉन
जब मूव करेगा अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो एटीपी सिंथेस इस लूजिंग एनर्जी को यूज करके एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करती है और उससे एटीपी बना देती है। तो ये तो था जी पहला पार्ट। फिर है जी डार्क रिएक्शन, उसके मुख्तलिफ नेम है डार्क रिएक्शंस, केल्विन साइकिल, शुगर सिंथेसिस पार्ट है, और इसके अलावा इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी इसको कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके एक्चुअली नेम्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फूड बनती है प्लांट की, और इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि प्लांट अपनी खुराक बना सके। और ये केल्विन साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको डिस्कवर किया। इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, केल्विन मेल्विन साइकिल भी कहते हैं। सो ये स्टोमा में होता है, और इसको जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं रिबिस्को। रिबिस्को आपको पता है चैप्टर 13 में भी आपने पढ़ा है कि इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक ऑक्सीजनेज और एक कार्बोक्सिलेज। जो कार्बोक्सिलेज है वो केल्विन साइकिल में यूज होती है, जो ऑक्सीजनेज है वो फोटो रेस्पिरेशन में यूज होती है। तो ये साइकिल इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। पहले है जी राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन शुगर है, इसमें 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, और ठीक है, और टोटल मॉलिक्यूल कितने राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स इसके और 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, ये कंबाइन होते हैं, ठीक है जी, कार्बन फिक्सेशन फेज में, पहले फेज में। तो अल्टीमेटली बनते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन। देखो राइबोलोज बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की, 6 कार्बन बन गए। अब लेकिन चूंकि इसके भी 3 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 3 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और हर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है। ये पहला कंपाउंड बनता है केल्विन साइकिल में, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, फौरन से ब्रेक हो जाएगा। अब आप खुद सोचें कि अगर 3 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के और वो टूटे और उन्होंने 3 कार्बन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने हो, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 हो जाएंगे ना। देखिए टोटल 3 मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, ठीक है। अब अगर एक 6 कार्बन का कंपाउंड टूटता है और वो 2-3 कार्बन के कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 into 6। तो इसलिए बुक ने 6 लिखा हुआ है कि 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, ठीक है जी। अब जो कार्बन फ्री थी एयर में, आपने उसे फिक्स कर दिया है इस कंपाउंड में। अब यहां से रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेप। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट आर कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यानी पहले इसके कार्बन 3 पे फॉस्फेट था, अब कार्बन 3 पे भी है और कार्बन 1 पे भी है। और चूंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 एटीपी के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब 6 मॉलिक्यूल हैं और इनसे बनाना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब देखो पहले यहाँ पे 2 फॉस्फेट हैं और रिजल्टिंग मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट है। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन 1 पे फॉस्फेट था वो निकल गया, हर मॉलिक्यूल से 1 फॉस्फेट निकल रहा है, और टोटल 6 मॉलिक्यूल है, तो टोटल 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए, और रिड्यूस करने के लिए 6 NADPH यूज हो गए। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से बन गया G3P, ये था रिडक्शन। अब 6 मॉलिक्यूल है आपके पास G3P के, उसमें से 1 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वो सुक्रोज और वो सब चीजें बनाएगा, बाकी रह जाएंगे 5। अब 5 G3P को आपने कन्वर्ट करना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन G3P आर कन्वर्टेड इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो पहले ये कन्वर्ट होगा, एक्चुअली G3P कन्वर्ट होता है राइबोलोज फॉस्फेट में, यानी कि जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज फॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट नहीं, राइबोलोज फॉस्फेट। अब जब वो 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज फॉस्फेट के बन जाएंगे तो हर मॉलिक्यूल में एक ATP ऐड होगा और उससे क्या बन जाएगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है आपने उसे रिजनरेट कर लिया। और जो केल्विन साइकिल है इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन होता है, G3P 3 कार्बन है, 6 कार्बन नहीं, यानी ग्लूकोज इसमें डायरेक्टली नहीं बन रहा। तो आप देखो कि एक साइकिल चलाने के लिए 6 और 3 9 ATP और 6 NADPH, एक G3P बनाने के लिए। अगर ग्लूकोज बनाना हो तो ये नंबर डबल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो जरूर पूछें। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, 1-2 लेक्चर में मेरी मिस्टेक्स आ रही हैं, उसके एक है रीज़न। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिस्टेक्स नहीं होंगी।
आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, नहीं आए तो काइंडली पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।